आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम पहला प्रश्न लेते हैं कि ऑपरेशन बंदर का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला। अब ये बात करते हैं कि जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला क्यों किया गया और इसका नाम ऑपरेशन बंदर कैसे पड़ा। तो बात करें 14 फरवरी 2019 को एक पुलवामा जम्मू कश्मीर में स्थान है, वहीं से हमारी सीआरपीएफ की सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। तो उसी पुलवामा में एक जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जिसने बाद में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसने एक आत्मघाती हमला किया और इस आत्मघाती हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ के पुलिसकर्मी मारे गए। और जब 40 सीआरपीएफ के पुलिसकर्मी मारे गए, इससे हमारा देश पूरी तरह से आहत हुआ और इस बात को लेकर आक्रोशित भी हुआ कि जैसे मोहम्मद के साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए जिस तरह उसने हमारे देश के सैनिकों की शहादत को के लिए किया है। इस बात को देखते हुए हमारी भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक चलाया और उसने 26 फरवरी 2019 को सुबह लगभग 3:30 बजे के करीब अपने युद्धक विमानों के माध्यम से एक बालाकोट, जो पाकिस्तान में एक स्थान है जहां पर जैसे मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर चलता था, उसने अपने युद्धक विमानों से उस प्रशिक्षण शिविर को 26 फरवरी 2019 को नष्ट कर दिया। और इसी ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन बंदर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरह हनुमान ने रावण की लंका में घुसकर लंका दहन किया था, वैसे ही हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैसे मोहम्मद के उस प्रशिक्षण शिविर पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 मई। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है और 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो पहले हम नर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं नर्स, ये जितना डॉक्टर हमारी देखभाल करते हैं उससे कम कहीं ये नर्स हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। एक तरह से अगर कहा जाए तो डॉक्टर और मरीज के बीच की एक कड़ी है नर्स। तो ऐसे में इनके कार्यों को देखते हुए इनको सम्मान देने के लिए हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। लेकिन अब ये होता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक की महिला थी जिनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब बड़ी हुई तो ये समाज सेविका के रूप में काम करती थी। उसी समय एक युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध, और जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें बहुत से सैनिक घायल हो रहे थे जो कि दवा की इलाज में अपना दम तोड़ रहे थे, काफ़ी लोग करा रहे थे। ऐसे में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तुर्की सरकार से बात किया कि अगर हम इनकी सेवा करें तो हमें अनुमति दिया जाए। तो वहाँ की सरकार ने इन्हें अनुमति दिया और ये अपनी टीम के साथ वहाँ के जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा और शुश्रूषा करती थी, उनको फर्स्ट एड देती थी और काफ़ी सैनिकों का जान बचाई। निश्चित है इनके इस कार्य के कारण इनको बड़ा सम्मान मिला और जिस तरह नर्स ये काम करती हैं उस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया। और क्योंकि ये रातों में लैंप लेकर ये घूम घूम कर लोगों की सेवा करती थी, उनको दवा देती थी, इसीलिए इनका ये उपनाम ही हो गया लेडी विद द लैंप। और क्योंकि इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, तो इन्हीं के जन्मदिन को ही 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये बहुत पहले से ही मांग चल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाए, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की बात 1974 से शुरू हुई और आज तक हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शिव। तो ये अमरनाथ यात्रा क्या है, ऑपरेशन शिव क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग जिला। उस अनंतनाग जिले में एक अमरनाथ पर्वत है। उस अमरनाथ पर्वत पर एक गुफा है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर प्रकृति के द्वारा, एक बर्फ के द्वारा शिवलिंग बनता है। जो प्रकृति के द्वारा बनता है उसको बनाने में किसी का योगदान नहीं होता है। तो ये प्रकृति के द्वारा बना होता है और उसके पीछे एक धारणा है कि यहीं पर भगवान शिव ने पार्वती को अमरत्व के रहस्य के बारे में बताया था। इसलिए यहाँ पर हिंदू श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और इसी को, जो दर्शन करने आते हैं, इसी को हम अमरनाथ यात्रा के नाम से जानते हैं। और अब की बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेगी। और अब क्योंकि इसी के पहले एक आतंकवादी घटना पहलगाम में हो गई थी, क्योंकि अमरनाथ के लिए जो यात्रा शुरू होती है वह यहीं से, पहलगाम से ही शुरू होती है। और ये आतंकवादी घटना अभी 22 अप्रैल 2025 को यहीं पहलगाम में हुई थी। इसलिए अब की बार सुरक्षा बलों ने और चाक चौबंद व्यवस्था की है और उस चाक चौबंद व्यवस्था को ऑपरेशन शिव का नाम दिया है। और ऑपरेशन शिव में कई एजेंसियां शामिल हैं, उसमें सेना भी शामिल है, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें खुफिया एजेंसियां भी शामिल है और इस तरह मिलकर ये ऑपरेशन शिव चलाया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि पहलगाम से लगभग अमरनाथ की दूरी 34 किलोमीटर है, लेकिन पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहाँ तक 34 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में लगभग 5 दिन का वक्त लग जाता है। और इस बीच में 5 पड़ाव पड़ते हैं। उन 5 पड़ाव के माध्यम से होते हुए लोग, श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना शिव का दर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मई 2025 को यह मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की। और यह योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं, उनमें कुपोषण को जड़ से खत्म करने और उन्हें स्वस्थ भविष्य देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव। अब मैं बात करता हूं कि ऑपरेशन कैक्टस क्या था और कहां चलाया गया और क्यों चलाया गया। तो मैं ये बात मालदीव में चलाया गया था और 1988 में चलाया गया था। वहाँ पर मालदीव के एक राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, जिनका निर्वाचन लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था, लेकिन वहाँ के कुछ संगठनों जिसका नेतृत्व अब्दुल्ला लुत्फी कर रहा था, वह उस निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था और बाकायदे इसके लिए वह श्रीलंका के एक आतंकवादी संगठन से मदद भी ले रहा था। लेकिन अपने एक पड़ोसी देश में इस तरह का एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर देना, ये हमारे किसी भी पड़ोसी देश के लिए उचित नहीं था। इसलिए हमारी भारतीय सेना ने एक अभियान चलाया ऑपरेशन कैक्टस, और ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से उन आतंकवादी संगठनों और जो वहाँ का तख्ता पलट करने वाला संगठन था उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और अपना एक पड़ोसी देश का जो धर्म होता है उसका निर्वहन किया। और इतने त्वरित गति से यह अभियान चलाया था और उनको नष्ट किया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रशंसा की गई और विश्व के बड़े देशों ने भी भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई,
कहाँ से हुई और भारत में कितनी बार ये प्रतियोगिता हुई और भारत की कौन कौन सी महिलाओं ने इस प्रतियोगिता को जीता है। तो मैं बात करूं तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीन सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और तब से लेकर लगातार यह आयोजन हो रहा है और अब की बार ये 72वां संस्करण है। और अगर ये फ़क्र की बात करें तो भारत में ये तीसरी बार आयोजन हो रहा है। पहली बार इसका आयोजन 1996 में हुआ था, दूसरी बार आयोजन 2024 में हुआ था और अब की बार लगातार दूसरी बार ये 2025 में आयोजन हो रहा है और अब की बार आयोजन ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हो रहा है और वहाँ पर इसका उद्घाटन 10 मई को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया और इसका फिनाले 31 मई को होगा। वहीं पर बात करें तो मिस वर्ल्ड की इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के समय मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने तिरंगे के साथ मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया और वहीं पर इस इवेंट की शुरुआत तेलंगाना के राजगान जय जय हे तेलंगाना के गीत से हुई। और ये प्रतियोगिता अगर मैं 2024 की बात करूं तो किसने जीता था तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता था। और अगर वहीं पर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी तक भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। पहली बार 1966 में जीता था, दूसरी बार 1994 में जीता था, तीसरी बार 1997 में जीता था और अगली बार 1999 में, फिर 2000 में और फिर 2017 में जीता था। अगर मैं पहली बार बात करूं तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्तामुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने यह खिताब जीता था। वहीं पर हम बात करें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की, कई बार विद्यार्थियों में ये भ्रम हो जाता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एक ही है। नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं मिस वर्ल्ड की बात करूं तो यह 1951 में शुरू हुआ था, जबकि मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ था। वहीं पर अगर मैं मिस वर्ल्ड की बात करूं तो इसका मुख्यालय लंदन में है। वहीं पर अगर मिस यूनिवर्स की बात करूं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मिस वर्ल्ड की पहली विजेता स्वीडन की कीकी हकेन्सन है, जो 1951 में जीती थी। वहीं पर अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो पहली विजेता फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी, जो 1952 में यह जीती थी। वहीं पर अगर बात करें तो सबसे पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय महिला रीता फारिया थी और अभी तक 6 लोगों ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। वहीं पर अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो सबसे पहली मिस यूनिवर्स भारत की सुष्मिता सेन थी, जो 1994 में खिताब जीती थी। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और 2021 में हरनाज संधू ने जीता था। यानी मिस वर्ल्ड जीतने वाली महिलाएं 6 हैं, जबकि मिस यूनिवर्स जीतने वाली महिलाएं 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंगोला। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है और इस गठबंधन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और शुरुआत किन देशों ने मिलकर किया था। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो ये सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक सहयोग संगठन है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है और कोयला एक दिन समाप्त होने वाला संसाधन है और हमारी जितनी भी विकास का पहिया है इसी ऊर्जा पर आधारित है। तो इसलिए समय रहते हुए हमें कोयले पर से अपनी निर्भरता हटानी होगी और ऐसे पर निर्भरता करनी होगी जो कि कभी कोई खत्म होने वाला न हो। और इसका सबसे नया उदाहरण सौर ऊर्जा है, जो कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और फ्रांस ने
30 नवंबर 2015 को एक पेरिस में समझौता किया, जिसके तहत एक सौर गठबंधन बनाया गया और इसका मुख्यालय हमारे ही भारत के गुरुग्राम में, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, वहाँ पर बनाया गया। और ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल हों, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें और हम लोग धीरे धीरे कोयले पर से निर्भरता हटाकर इस पर करें। और आज तक इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 123 देश हो चुके हैं और लगातार इन देशों में वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। अब इसके बारे में बात करने के पहले मैं ये बात करूं कि इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों पड़ा। दूसरा, ये ऑपरेशन पोलो चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ चलाई गई थी, इन सभी बारे में चर्चा करते हैं। अगर ऑपरेशन पोलो की बात करें तो इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया था? कहा जाता है कि हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज़्यादा पोलो मैदान है, इसीलिए क्योंकि हैदराबाद में अभियान चलाया गया था, इसलिए दुनिया का सबसे अधिक पोलो मैदान होने के कारण ही यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अब ऑपरेशन पोलो चलाया क्यों गया था, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ की जो हैदराबाद की रियासत थी, वहाँ का जो निज़ाम उस्मान अली खान था, वह भारत में शामिल होने से इनकार कर रहा था, कहीं न कहीं अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था और भारत को डर था कि यह कहीं पाकिस्तान में न शामिल हो जाए। तो इसी डर के कारण हमने 13 सितंबर 1948 को हमने जनरल जीएन चौधरी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन पोलो चलाया और 5 दिन के सैन्य अभियान के बाद हमने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया और इस तरह हमने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया, जिसे हम बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठा तो इसे हम ऑपरेशन पोलो को हमने केवल सैन्य कार्रवाई की जगह इसे पुलिस कार्रवाई के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की याद में सियाचिन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल। अब बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की ऑपरेशन मेघदूत क्या था और इसे सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सियाचिन ग्लेशियर है और ये सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ऊंचा सैन्य पोस्ट रहेगा, वहाँ से दुश्मनों पर निगरानी रखना उतना ही आसान होता है। इसलिए हम सियाचिन पर नियंत्रण करना चाहते थे कि इस पर नियंत्रण कोई और न कर ले, पाकिस्तान न कर ले। इसलिए हमने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और इस ऑपरेशन मेघदूत के आधार पर हमने सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसीलिए क्योंकि यह 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, इसीलिए हम इसकी याद में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 मई। तो अब बात करते हैं कि 8 मई को ही क्यों विजय दिवस राष्ट्रपति ने घोषित किया। तो ये बात थोड़ी सी पुरानी है, हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में चलना होगा। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था तो विश्व के देश 2 गुटों में बट गए थे। और जब 2 गुटों में बट गए, इसके पहले भी एक बार विश्व 2 गुटों में बटा था, तो उसे प्रथम विश्व युद्ध कहते थे। अब की बार दूसरी बार बटा तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया था और एक तरह से 8 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। केवल एक ऐसा देश था जो इस विश्व युद्ध में अभी भी शामिल था, वह था जापान।
तो इसलिए क्योंकि 8 मई को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और एक तरह से विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी 8 मई को अपने इस विजय की 80वीं वर्षगांठ पर इसे विजय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। अगर मैं बात करूं ज्योति योजना की, तो केरल राज्य सरकार ने अपने चौथे स्थापना वर्ष के अवसर पर यह योजना शुरू की है। इसमें होता क्या है, प्रवासी बच्चे ऐसे जिनके माता पिता या अभिभावक कार्य करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, ऐसे में उनके बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक इधर उधर घूम घूम कर घुमक्कड़ की तरह रहते हैं अपने काम के तलाश में, तो ऐसे बच्चों का 100% नामांकन कराना, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केरल सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब मैं बात अहिल्याबाई होलकर की करता हूँ। अहिल्याबाई होलकर एक भारत की श्रद्धेय शासकों में यानी महत्वपूर्ण शासिका के रूप में उन्हें जाना जाता है, लेकिन जो आधुनिक पीढ़ी है धीरे धीरे अहिल्याबाई होलकर को भूलती जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार उनके जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहती है कि जिससे उनके कार्यों को जो आने वाली पीढ़ी है, आधुनिक पीढ़ी है, उनसे प्रेरणा ग्रहण करे और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रम्माण उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगर मैं रम्माण उत्सव की बात करूं, तो रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड का एक चमोली जिला का सलूड़ गांव है। वहां पर हर साल अप्रैल में मनाया जाता है और ये लगभग 500 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। इसमें रामायण के कुछ चरित्र चित्रण को मुखौटा नृत्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। उसके कुछ प्रसंगों को लेकर उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत इत्यादि बनकर और मुखौटा लगाकर इसमें अभिनय किया जाता है। और क्योंकि ये रामायण की मूल कथा पर आधारित होता है, धीरे धीरे बोलते बोलते रामायण को लोग रम्माण कहने लगे और इस तरह ये रम्माण उत्सव के रूप में फेमस हो गया। और अक्सर इसकी शुरुआत लोग गणेश जी के प्रस्तुति से, उनके पूजा अर्चना से शुरू करते हैं और रम्माण उत्सव इतना फेमस है कि यूनेस्को ने 2009 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सफ़ेद सागर किस युद्ध से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1999 का कारगिल युद्ध। जैसा कि मैं कारगिल के बारे में बात किया, ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक जिला है कारगिल, और इसी कारगिल में 1999 में एक युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हमने इस पर फतह भी हासिल कर लिया था। और इस फतह को हासिल करने के लिए हमने एक ऑपरेशन विजय शुरू किया था, लेकिन वहीं पर हमारी वायुसेना ने इसको पीछे से सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था, वहीं पर बैकअप देने के लिए एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 2025 के मानव विकास सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 130वां। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की कि ये मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको किसने विकसित किया और किस आधार पर इसका आकलन होता है और इसे कौन जारी करता है। तो सबसे पहले बात करें तो मानव विकास सूचकांक को अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और संक्षेप में इसे हम HDI
आई कहते हैं। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। उन्होंने ही 1990 में मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। और अब मानव विकास सूचकांक अब एक ऐसा उपकरण बन गया है जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देशों के विकास का आकलन करने के लिए किया जाता है। और विकास का आकलन 3 घटकों पर किया जाता है। पहला, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है उस देश में लोगों का औसत जीवन काल कितना है। वहीं पर दूसरा आधार शिक्षा है कि जिस देश में हम बात कर रहे हैं वहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, इसको भी शामिल किया जाता है। और वहाँ का जीवन स्तर तीसरा घटक है, इसमें वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इसके लिए हम सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वहाँ का जीवन स्तर मापते हैं। और अब की बार भारत की बात करें तो 193 देशों में 130वां स्थान भारत का है। वहीं पर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो 193 देशों में 130वें देश पर है। और लगातार अगर देखा जाए तो भारत अपनी स्थिति में लगातार सुधार करता चला जा रहा है। लेकिन अगर 193 देशों में देखें तो जो शीर्ष 5 देश हैं, जो सबसे नंबर 1 देश है कि मानव विकास सूचकांक में जो सबसे आगे है वह आइसलैंड है। वहीं पर दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। और अगर तीसरे स्थान पे देखें तो स्विट्जरलैंड है। और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और 5वें स्थान पर जर्मनी है। वहीं पर मानव विकास सूचकांक में अगर सबसे निचले स्तर पर देखें अर्थात 193वें स्थान पर देखें तो यह स्थान दक्षिणी सूडान का है। वहीं पर 192वां स्थान सोमालिया का है। और 191 पर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब मैं आदि शक्ति योजना की बात करूं तो आदि शक्ति योजना एक शासिका थी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर एक प्रसिद्ध मराठा शासिका थी जिन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक जो मध्य भारत का मालवा क्षेत्र था उस पर उन्होंने शासन किया था। अगर इनकी बात करें तो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे खंडेराव, उनकी ये पत्नी थी। और जब ये शासिका बनी तो अपनी दूरदर्शिता के कारण, अपनी न्यायप्रियता के कारण, अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनवाया। अगर इनके कार्यों को देखा जाए तो इन्होंने अपनी राज्य की सीमाओं के बाहर भी जितने प्रसिद्ध तीर्थ स्थान थे वहाँ पर मंदिर बनवाना, घाट बनवाना, कुआं खुदवाना, बावड़ियों का निर्माण करना, भूखों के लिए अन्न की व्यवस्था करना, प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना, काफ़ी इन्होंने परोपकारी काम किए। और इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना आदि शक्ति योजना उन्हीं के नाम पर शुरू की है।